हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पहली क्लास आपने देख ली होगी। लेक्चर पहला मैंने कल अपलोड कर दिया था और आप लोगों ने एंजॉय भी की होगी। समझ में आई या नहीं आई वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगी, समझ में भी आई, आप लोग रिलेट कर पा रहे हो अपनी चीज़ों को, फ्लावर से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कल, आप लोग रिलेट कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर लाइव में आओ, वहाँ पे मैं आपको और अच्छे से क्लैरिटी के साथ में बताऊँगा, ठीक है। और रही बात अब अगले चैप्टर की, तो अगला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कल का जो मैंने पढ़ाया था उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने जो मेन चीज़ थी कल, जो मैंने आपको बताया था, एक तो मैंने प्रोफेसर साहब के बारे में बताया था, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी जी के बारे में, ठीक है। उनके बारे में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली होगी। सेकंड थी फ्लावर के बारे में, ठीक है। तो फ्लावर की स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी के बारे में हमने बात करनी थी, जिसमें फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन यानी पुष्प के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन अंग जो उसमें होते हैं उनके नाम पता करने थे और उनका रोल क्या होता है, किस तरीके का उनका रोल होता है, वो सब पता करना था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले रिवीजन करेंगे कल वाला थोड़ा, उसके बाद में अगली क्लास आज की स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो 5 मिनट बने रहो, थोड़ा पेशेंस के साथ में, कल वाला रिवाइज हो जाएगा आपका। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले अपने आप को हेड कर दूं मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जो कल मैंने जो आपका बाहरी ऑर्गन है फ्लावर को लोगे, तो फ्लावर में आप 4 तरीके की स्ट्रक्चर को देखोगे, ठीक है। कुछ डिफरेंट तरीके से समझते हैं। तो मैं एक वो बनाऊंगा, आपका ओवरव्यू बनाऊंगा, आपको उसको समझना। 1 सेकंड रुकना आप लोग। चलें स्टार्ट करें। आज को डिफरेंट तरीके से समझेंगे। कल जिन लोगों को समझ में नहीं आया था या थोड़ा बहुत कम समझ में आया था, वो लोग को मैं डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। लाइव क्लास आपकी शाम को 7:30 बजे होगी, उसका ध्यान रखना, ठीक है। पर डे हुआ करेगी शाम के 7:30 बजे से, ठीक है। तो आपको कुछ डिफरेंट तरीके से मैं समझा रहा हूँ। लाइव क्लास में हो सके पॉसिबल हो मुझे फ्लावर मिल गया तो फ्लावर लेकर के आऊँगा, आपके सामने दिखाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। चलो, जो आपका जो कैलिक्स है यानी जो बाहरी ऑर्गन है, चलो 1 सेकंड रुकना। इसको मैंने जो बाह्यदल है इसको मैंने क्या नाम दिया था कल, कैलिक्स का नाम दिया था, ठीक है। CALYX का नाम दिया था, कैलिक्स इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक। या सेपल बताया होगा, ठीक है। मैंने 4 नाम बताए थे, इनको कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम भी बोलते हैं, ठीक है। कल मैंने आपको एक नाम बताया होगा, कैलिक्स तो नहीं बताया, मुझे याद आ गया। मैंने आपको बताया था सेपल, ठीक है। आप अभी सेपल याद रखो, क्या बताया था मैंने आपको, सेपल, ठीक है। और जो ग्रीन इस कलर का, यानी ग्रीन नहीं जो सॉरी रेड कलर का, डिफरेंट डिफरेंट कलर का फ्लावर होता है, वो जो उसका अलग कलर होता है। जैसे रेड, अगर गुलाब का फूल लेंगे तो जो लाल जो गुलाबी पत्तियाँ होती हैं उनको क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PETAL, पेटल, ठीक है। पेटल नहीं है ये, पेटल है, ठीक। पेटल और पीटल अंतर है, पीटल कोई नहीं बोलेगा, क्या बोलेंगे, पेटल, पेटल, ओके। आपका सेपल हो गया, पेटल हो गया। और जो मेल ऑर्गन है ये वाला, जो यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, सेपल, पेटल और स्टेमेन, या इसको एंड्रोसियम भी बोलते हैं, स्टेमेन। आज मैं नए नाम बता रहा हूँ। और कार्पेल, फीमेल ऑर्गन को क्या बोलते हैं, कार्पेल, CARPEL। अब आप सोचोगे कि आपने तो कल यहाँ पे एंड्रोसियम और गाइनोसियम बताया था, वो भी है और ये भी है। अब कहाँ पे हम एंड्रोसियम यूज़ करेंगे, कहाँ पे गाइनोसियम यूज़ करेंगे, वो मैं आपको आगे मैं आने वाली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप सुनते चलो कि सेपल, पेटल, स्टेमेन और कार्पेल, ठीक है। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। तो जो अगर रिप्रोडक्शन में मैं इसेंशियल ऑर्गन के रूप में, अगर मैं ऐसे फ्लावर की कोई 2 ऑर्गन बताओ जो रिप्रोडक्शन में, यानी जनन के टाइम पे, रिप्रोडक्शन के समय पे इसेंशियल ऑर्गन के रूप में काम करते हैं, तो उनका नाम क्या होगा, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, या स्टेमेन और कार्पेल। स्टेमेन आपका मेल है और कार्पेल आपका फीमेल ऑर्गन है, ओके। स्टेमेन आपका मेल ऑर्गन है और कार्पेल आपका फीमेल ऑर्गन है, ठीक है। तो आगे चलें। आई होप आपको रिवाइज हो गया होगा। बाहरी ऑर्गन जो ग्रीनिश कलर का है, हरा हरा कलर का दिखाई देता है, वो
सेपल होता है और जो कलर्ड होता है वो पेटल होता है। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या कहने वाला था, यहाँ पे समझो। इसको इस तरीके से बनाया, अगर बाहर में दो दो बनाता हूँ, जैसे ये दो ही समझ लेते हैं, कई कई तो 4 होता है, चलो 4 बना लो। एक सेकेंड, दोबारा से ले रहा हूँ। अगर हम इसको चक्र के रूप में बनाए तो बाहरी जो चक्र होगा, 4 चक्र बनेंगे हमारे। एक सेपल का बन गया, अगला पेटल का बनेगा, ठीक। अब स्टेमन का बनेगा और कार्पेल का बनेगा। स्टेमन के लिए मैं मेल लिख दूँ यहाँ पे, ये मेल का साइन और ये फीमेल का साइन। अब कोई कंफ्यूज नहीं होगा। बाहरी को क्या बोलोगे आप? सेपल बोलोगे, ठीक, CPAL, ठीक, सेपल। इससे अंदर वाले को क्या बोलोगे आप? पेटल बोलोगे। इस तरीके से इनका अरेंजमेंट मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये तो डायग्राम है और ये मैं इनका अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ। और ये दोनों पाए जाते हैं एसेंशियल ऑर्गन के रूप में, जिन्हें स्टेमन और कार्पेल कहा जाता है, या एंड्रोसियम और गाइनोसियम कहा जाता है, ठीक। चलते हैं हम आज की क्लास में। आज की हमारी जो हेडिंग है, जो मेन कवर करने वाले हैं, वो है हमारा निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन को इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाएं, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं फ्लावर में, और क्या क्या इवेंट होते हैं, क्या क्या घटनाएं घटती हैं जिससे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब समझो कि फर्टिलाइजेशन है क्या। फर्टिलाइजेशन है क्या, स्पेलिंग आप लोग लिख लो, FERTILIZATION, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? निषेचन। ठीक है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, कोई भी हिंदी के वर्ड यूज़ नहीं करेगा फर्टिलाइजेशन में। जहाँ भी वर्ड आपको यूज़ करूँ तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। फर्टिलाइजेशन है क्या? देखो पहले कहानी सुनो आप। हमने कल मेल और फीमेल ऑर्गन के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने मेल में पोलन के बारे में बताया। पोलन क्या है? कोई एक पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होती है। देखो आपने जब फ्लावर देखा होगा, फ्लावर में जब आप सेपल पेटल को हटा देते हो, अब तो सेपल पेटल में यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, ठीक है। अब तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप सेपल पेटल को हटा देते हो तो यानी पेटल पे एक चूर्ण या एक चूर्ण जैसा पाउडर कुछ दिखाई देता है। कई कई जगह सफ़ेद, कई डिफरेंट कलर का, गुलाबी कलर का, पीले कलर का, नीले कलर का, लाल कलर का चूरन जैसा कुछ दिखाई देता है। यानी हल्का सा वैसा, एकदम चिपचिपा नहीं, हल्का सा पाउडर लाइक स्ट्रक्चर, पाउडर लाइक चीज़ें कुछ दिखाई देती हैं। जैसे पाउडर होता है ना आपका, जो आप यूज़ करते हो, गर्मियों का मौसम चल रहा है और आप यूज़ भी करते हो, तो पाउडर को हाँ उंगली से दबा के देखो, वैसे ही उस पर आप देखोगे तो उन्हें बोलते हैं पोलेंस। क्या बोलते हैं उन्हें? पोलेंस। जो पोलन ग्रीन है, पोलन ग्रीन, पोलन सेक, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो पोलन क्या होता है? मेल पार्ट होता है, ठीक है। तो पोलन जाएगा। तो हमने कल एंड्रोसियम गाइनोसियम की स्ट्रक्चर देखी थी, वो कुछ इस तरीके से थी, घड़े जैसी स्ट्रक्चर थी, ठीक है। तो यहाँ पे इस पोर्शन को हमने क्या बोला था? स्टिग्मा बोला था, STIGMA, स्टिग्मा बोला था। और ये जो पतली डंडी नुमा स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलता था? स्टाइल बोला था, STYLE। और इसको क्या बोला था हमने? ओवरी बोला था, ठीक है, OVARY। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब जो पोलन है, यानी जो मेल ऑर्गन है, जो मेल पार्ट है, वो आकर के स्टिग्मा पे अटैच हो जाता है, ठीक। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती कैसे, वो मैं समझा रहा हूँ आपको। वो आएगा आकर के स्टिग्मा पर अटैच हो गया, ठीक। इस तरीके से स्टिग्मा पर अटैच हो जाता है, इस स्ट्रक्चर पे आगे अटैच हुआ। और जो आपकी स्टाइल थी उसको क्या कहते हैं? उसने ओपन किया, कुछ केमिकल रिलीज़ किए, जिससे ये ओपन हो गई और पोलन जो था वो अंदर की तरफ चला गया, ठीक। जब ये अंदर की तरफ गया तो अंदर की तरफ एक फीमेल पार्ट तो पहले से मौजूद था, फीमेल ऑर्गन है गाइनोसियम, तो इसमें फीमेल पार्ट होगा किसमें? ओवरी में। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो? ओवरी, OVARY, यानी भ्रूण, ठीक है। तो जब ओवरी में गया, तो ओवरी में मेल यानी फीमेल ऑलरेडी प्रेजेंट था, यहाँ पे आकर के मेल अटैच हो गया। तो जैसे मेल और फीमेल आए हैं, मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन, यानी मेल न्यूक्लियाई, तो मेल में एक न्यूक्लियस होगा, तो एक न्यूक्लियस सेल हो गई है,
फीमेल एक न्यूक्लियस होगी तो ये 2 न्यूक्लियस से अलग है, तो इसमें कुछ केमिकल दोनों ने रिलीज़ किया और आगे चल कर के ये दोनों फ्यूज कर गए। क्या कर गए? फ्यूज कर गए। फ्यूज करके जो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। ZYGOTE। क्या बोलते हैं इसको? जाइगोट। ZYGOTE। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे आप? जाइगोट बोलोगे। एक सेकंड खाली जगह पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे कुछ खाली पोर्शन अभी मिल जाएगा, यहाँ पे समझ में भी आएगा। अब देखो सेल के स्ट्रक्चर से देख लीजिए कि ये आपका मेल न्यूक्लियस हो गया, एक हम यहाँ पे फीमेल न्यूक्लियस ले लेते हैं। ठीक है, फीमेल बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा न्यूक्लियस ले लिया हमने। यहाँ पे इसको एक न्यूक्लियस, मेल ऑर्गन में एक सेल है तो उसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर सेल न्यूक्लियस समझ में नहीं आ रहा है तो आपने 11th क्लास में यानी 11वीं में पढ़ा होगा कि एक कोशिका में एक न्यूक्लियस होता है, यानी एक केंद्रक होता है। ठीक है, सेल, कोशिका, न्यूक्लियस, केंद्रक। ठीक है, तो एक कोशिका में एक केंद्रक होता है। तो ऐसे ही मेल स्ट्रक्चर है, यानी मेल, तो इसको मेल गैमीट है। इसको क्या बोलेंगे? गैमीट बोलेंगे। पर्टिकुलर अगर मैं इसको नाम दूँ तो GAMETE। ठीक, मेल गैमीट है। एक फीमेल गैमीट है। एक गैमीट ये, एक गैमीट ये है। ठीक, दोनों समझ में आ गए। एक मेल गैमीट हो गया, एक फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट आपका बड़ा वाला है। ठीक है, एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट मिल करके एक स्ट्रक्चर बाद में चल करके फ्यूज हो जाते हैं। क्या कर जाते हैं? ये फ्यूज कर जाते हैं। एक सेकंड, ये फ्यूज कर गए तो इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाई 2N। थोड़ी बड़ी बनाएंगे, 2N स्ट्रक्चर बन गई आपकी। ठीक है, एक N इधर आ गया, एक N इधर आ गया, तो इस स्ट्रक्चर का नाम रख दिया जाइगोट। ZYGOTE। ठीक है, गैमीट यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज हुए। मेल को हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फीमेल गैमीट को इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट ने फ्यूजन करके क्या बना लिया? जाइगोट बने। तो यहाँ पे आप लिख देंगे फ्यूजन की प्रोसेस हुई तो क्या बना लिया? जाइगोट बना लिया। ठीक है, फ्यूजन की प्रोसेस हुई यानी आपस में ये जुड़े और जुड़ करके क्या बना लिया? जाइगोट बना लिया। अब जाइगोट बनने के बाद में जो प्रोसेस होगी इस सेल में, इस पूरी सेल में जाइगोट बनने के बाद में जो प्रोसेस होगी तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले की घटनाएं। क्या बोलते हैं? जो इस पूरी सेल में जो भी प्रोसेस होंगी, जाइगोट में जो भी प्रोसेसिंग होगी, जाइगोट बनने के बाद में जो प्रोसेसिंग होगी उसी प्रोसेसिंग का नाम है फर्टिलाइजेशन। क्या नाम है? फर्टिलाइजेशन। आपको यहाँ तक समझ में आया? मेल न्यूक्लियस यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आकर के फ्यूज हुए, फ्यूज करके इन्होंने 2 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर बना लिए, 2N स्ट्रक्चर बना लिए, जो जिसे हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, अब N और 2N का कंसेप्ट क्या है पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब जाइगोट, पहले इसको कंप्लीट कर दूं। जाइगोट के बाद में क्या होगा? ZYGOTE। जाइगोट बाद में करता क्या है कि फ्यूज, उसके बाद में क्या होता है? इसमें कौन सी प्रोसेसिंग होती है? अगली फर्टिलाइजेशन की ही प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। अब N और 2N की बात समझ लेते हैं कि ये N क्या है और 2N क्या है, यानी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। अगर साइंस के टर्म में बोलेंगे, विज्ञान की भाषा में समझेंगे तो N और 2N क्या होता है? एक होती है हैप्लॉइड सेल, एक होती है डिप्लॉइड सेल। ठीक है, अब आप सोचो कि ये हैप्लॉइड सेल क्या है, हैप्लॉइड क्या है? हैप्लॉइड मतलब एक न्यूक्लियाई। ठीक है, वो सेल, कोई ऐसी सेल जो एक न्यूक्लियस रखती है उसे बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। HAPLOI। एक सेकेंड अच्छे से ही लिखूँ, LOID, हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल, एक सेल में एक न्यूक्लियस है तो उसको बोलेंगे हैप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अगर एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है तो उसे बोलेंगे डिप्लॉइड। क्या बोलेंगे उसको? डिप्लॉइड सेल या डिप्लॉइड, DIPLOID, डिप्लॉइड न्यूक्लियस, जिसे 2N स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है तो उसको क्या बोलेंगे? मल्टीप्लॉइड। क्या बोलेंगे? पॉलीप्लॉइड। एक से ज़्यादा है तो पॉलीप्लॉइड। ठीक है, पॉलीप्लॉइड ज़्यादा अच्छा है मल्टीप्लॉइड के कंपैरिजन में। अगर एक से दो से ज़्यादा न्यूक्लियस हैं किसी सेल में तो उसे क्या बोलेंगे? पॉलीप्लॉइड सेल बोलेंगे, और उस स्टेज को क्या बोलेंगे? पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलीप्लॉइडी। अब जैसे कहीं पर एक से ज़्यादा सेल फ्यूज हो रही हैं या दो से ज़्यादा सेल फ्यूज हो रही हैं तो उनको क्या बोलेंगे? पॉलीप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिनमें एक से ज़्यादा यानी दो से ज़्यादा न्यूक्लियस है। ठीक, एक है तो हैप्लॉइड न्यूक्लियस, दो है तो डिप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक, तो हमारा जाइगोट है, जाइगोट कैसा है? डिप्लॉइड या हैप्लॉइड है?
बताओ। जो जाइगोट अभी हमने बनाया था, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज करके यानी जुड़ करके क्या बना ली उन्होंने, जाइगोट स्ट्रक्चर बना ली। तो वो हैप्लॉइड सेल है या डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड स्टेज है हैप्लॉइड स्टेज है, तो वो आपकी कैसी है, डिप्लॉइड स्टेज है। ओके, कैसी स्टेज है आपकी, डिप्लॉइड स्टेज है। समझ में आया। और जो आपका जाइगोट है, सॉरी जो आपकी गैमीट है, जाइगोट आपकी कैसी है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और जो आपके गैमीट हैं वो कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। गैमीट कैसे हैं, हैप्लॉइड। अब हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझ में आ गया। एक सेल है जिसमें एक न्यूक्लियस है तो वो हैप्लॉइड सेल, और एक न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक। और दो न्यूक्लियस हैं किसी सेल में तो उसे डिप्लॉइड सेल बोलते हैं। ठीक है। जैसा कि उसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, जाइगोट। और हैप्लॉइड सेल का एग्जाम्पल क्या है हमारे, गैमीट्स। ठीक है। तो गैमीट्स से फ्यूजन करके क्या बना लिया, जाइगोट। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है गैमीट में और जाइगोट में। कई बच्चे तो इसी में कन्फ्यूज हो जाएंगे, सर गैमीट क्या है, सर जाइगोट क्या है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। तो उसको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको मैंने एक एक चीज़ बता दी है कि आगे मैं टर्म जो भी यूज़ करूँगा। कल मैंने जब आपको बताया था कि मेल ऑर्गन यानी फीमेल से फ्यूजन करता है, चल कर के फीमेल के पास जाता है, तो फ्यूजन जाता है तो उससे अटैच हो जाता है, किसी केमिकल रिलीज़ करते हैं तो केमिकल से वो अटैच रहते हैं एक दूसरे से, तो अटैच हो जाते हैं तो उसके बाद जाइगोट की स्ट्रक्चर बनती है। तो मेल न्यूक्लियस एक एन लेकर के आया और फीमेल न्यूक्लियस के पास एक एन ऑलरेडी प्रेजेंट थी, तो उन्होंने क्या बना ली, 2n स्ट्रक्चर बना ली। ठीक, कौन सी स्ट्रक्चर बना ली, 2n स्ट्रक्चर बना ली, ये वाली। तो जब उन्होंने ये वाली स्ट्रक्चर बना ली तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड। ठीक। और इस न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड न्यूक्लियस। और मेल अपने आप में कैसा था, हेप्लॉयड था। ठीक है, कैसा था, हैप्लॉयड था। ठीक है। तो आपको हैप्लॉयड और डिप्लॉयड का कंसेप्ट क्लियर हुआ। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट मिलकर के क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। अब आप क्या कहोगे कि जाइगोट मेल है या फीमेल है, तो जो मेल होगा फीमेल होगा वो आप अभी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि अभी फर्टिलाइजेशन होना बाकी है, निषेचन की क्रियाएं होना बाकी है। अभी न्यूक्लियस मिल तो गए हैं लेकिन आपस में सेल मिल अटैच्ड हो गई लेकिन आपस में न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये सब प्रोसेस आपको समझने के लिए 11th क्लास की बायोलॉजी में सेलुलर फ्यूजन एक टॉपिक है सेल बायोलॉजी में, तो वो आपको वहाँ पे अच्छे से अगर आपने पढ़ी है तो वहाँ पे समझाया गया होगा कि कैसे सेलुलर फ्यूजन होता है। ठीक है। अगर तब भी समझ में नहीं आता तो सिर्फ आप यहाँ पे इतना जान लीजिए कि कोई एक सेल आई, कोई एक सेल थी, मान लीजिए कोई एक सेल थी और दूसरी सेल से अटैच हुई किन्हीं केमिकल की वजह से, और वापस में थोड़ी थोड़ी प्रोसेसिंग के बाद में वो दोनों एक जैसी होने लगी। ठीक है, एक जैसी होने लगी जिसमें उसका एक इसका न्यूक्लियस था एक इसका न्यूक्लियस था, दोनों मिलकर के जिस स्ट्रक्चर को बना लेंगे उसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं जाइगोट, और जो पोजीशन बनती है उसे डिप्लॉयड स्टेज बोलते हैं। ठीक है। चलो अब आगे, अब हम पढ़ लेते हैं पूरी इसकी भाषा को कि भाषा क्या कह रही है और हम कितना समझ में आया। अभी तक तो हमने समझाया ही है, भाषा नहीं पढ़ी है, तो पहले भाषा पढ़ लेते हैं। क्या है, पहले हमारी हेडिंग तो क्लियर हो गई कि फर्टिलाइजेशन अर्लियर स्ट्रक्चर एंड इवेंट क्या क्या है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने से पहले की घटनाएं क्या थी और संरचनाएं कैसी रही थी। तो पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। ठीक है। तो ये किसका खेल है, हार्मोन का खेल है। जो लाइन बता रही है कि कुछ हार्मोन्स थे रिलीज हुए तो पहले ही से ही क्या हो जाता है, तय हो जाता है। अनेकों हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है जिसके फलस्वरूप पुष्पीय आगक फ्लोराइड प्रिमोर्डियल के माध्यम से के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होते हैं। ठीक। तो पुष्पम की रचना होती है जो पुष्पी कलिकाएं और बाद में पुष्प को धारण करती हैं। पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएं पुमंग तथा जायंग, पुमंग यानी मेल और जायंग फीमेल। ठीक है। यानी जायंग मतलब फीमेल, कार्पेल जो मैंने आपको बताया था जायंग, और पुमंग यानी स्टेमन। ठीक। विभेदित एवं विकसित रहती हैं। आप याद करें कि पुमंगों यानी स्टेमन से मेल ऑर्गन से पुमंगों यहाँ पे मेल है से स्ट्रक्चर है। ठीक है। से भरपूर पुंकेसरों का गोला जो पोलन थे वो गोला एक चक्कर नर जनन अंग तक का तथा जायंग स्त्री मादा
जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कहो कि आप अटक रहे हो। तो हिंदी में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि आपको उनको इंग्लिश में ही अच्छे से समझ में आएंगे। अपमंग और जायांग में आपको ना तो आप बोल पाओगे और ना ही मैं आपको बोल के समझा पाऊँगा। तो आपको स्टेमन और कार्पेल ध्यान रखने, ठीक है। जहाँ पर भी पुमंग आए तो वहाँ पे आपको लिख लेना है स्टेमन। पहले आप लिख लो, यहाँ पर भी पुमंग है, पुमंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेमन, STAMEN, ठीक है, या STEMEN, कुछ भी लिख लो, स्टेमन। और जायांग को लिख लो क्या, कार्पेल। क्या लिखोगे आप, CARPEL, कार्पेल। ठीक, तो तभी मैं कह रहा था कि इंग्लिश ज़्यादा सरल है हिंदी के बजाय। तो आपको हिंदी समझ में नहीं आएगी, मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा, तो थोड़ा मध्य में लेकर के चलेंगे चीज़ों को, ठीक है, जिससे आपका भी काम हो जाए और मैं भी समझाने में सफल रहूँ। अब पुंकेसर यानी मेल ऑर्गन, पुंकेसर के बारे में, एंड्रोसियम के बारे में या स्टेमिन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या क्या इसमें पार्ट्स होते हैं और ये कितने तरीके के होते हैं, कि क्या क्या इसकी स्ट्रक्चर्स रहती है, तो अब उनके बारे में पढ़ना हम शुरू कर चुके हैं। अभी देखो फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, फर्टिलाइजेशन अभी हुआ नहीं है, फर्टिलाइजेशन होगा कब, फ्यूचर में होगा। तो उससे पहले क्या क्या फ्लावर में घटनाएं होती रहती हैं, क्या क्या संरचना बनती बिगड़ती हैं। कहते हैं ना कि पंचायत, जब कहीं पंचायत होती है तो कहीं एक पक्ष रूठ जाता है, दूसरा मान जाता है, कोई और बात कहने पर जो मान गया था फिर सामने वाला पक्ष रूठ गया, तो वही, तो फिर पंचायत जब होती है तो दोनों क्या होते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, पूरी पंचायत उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जब एक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो फर्टिलाइजेशन के बाद तो दोनों ही मान जाएंगे, दोनों की स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाएगी। तो उससे पहले क्या क्या कुछ कुछ संरचनाएं बनती बिगड़ती रहती हैं। ठीक है, तो जो बनती बिगड़ती संरचनाएं रहती हैं, क्या क्या किस तरीके की दिखती हैं और क्या क्या उनका काम रहता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। तो अभी हम मेल ऑर्गन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल जिसको मैं बता रहा था कि आपका मेल ऑर्गन है एक पुंकेसर, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप ये देखेंगे, ये एक प्रारूपिक पुंकेसर, दी गया एक परागकोश, 3 आगामी अनुभाग, आयामी अनुभाग। ठीक, तो यहाँ पर आप इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चित्र में जो कुछ दिखा है, पुंकेसर 2 भागों में विभक्त रहता है, बटा हुआ रहता है। ठीक, यानी जो आपका स्टेमन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। इसमें लंबा एवं पतला डंठल तंतु, जिसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हो। ठीक, जिसे क्या बोलते हो आप, फिलामेंट बोलते हो। यहाँ पे पतली सी लठिया दिखाई दे रही होगी, शुद्ध भाषा में कहूँ मैं आपको, तो एक लठिया टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, उसे आप क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप, फिलामेंट बोलेंगे, FILAMENT। ठीक, फिलामेंट बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, फिलामेंट। हिंदी में बोलेंगे तंतु, इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, फिलामेंट, फिलामेंट कहलाता है। तथा अंतिम सिरा सामान्यतः द्विपालिक यानी डबल, डबल स्ट्रक्चर पराकोष कहलाता है। तो ये है बाइसेक, एक सेक इधर है, एक सेक इधर की साइड है, एक सेक इधर की साइड है, तो उसे बोलते हैं द्विपालिक, यानी इंग्लिश में बोलते हैं सैक, SAC। ठीक है, सैक। सेक्शन समझते हैं, ए सेक्शन, आपकी क्लासेस में सेक्शन बने हुए होंगे, है ना, तो वैसे ही सेक्शन से सैक निकाल लिया इन्होंने। ठीक है, तो ये सेक्शन है, ये B सेक्शन है, तो इन्हीं सेक्शन में से सैक निकाल लिया। तो और पॉलिन का है तो पॉलिन सैक बोलते हैं। ठीक है, इनमें पॉलिन भरे हुए होते हैं। जैसे अब स्टूडेंट की क्लास में कौन होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो स्टूडेंट सेक्शन हो गया। ठीक, ऐसे इसमें पॉलिन भरे हुए हैं तो इसको पॉलिन सैक बोल दिया। ठीक है, पॉलिन सैक बोल दिया। ओके, ये आपके पॉलिन सैक समझ में आएंगे, POLLEN पॉलिन और SAC सैक। ठीक है, परागकोश हिंदी में क्या बोलते हैं, परागकोश, इंग्लिश में बोलते हैं पोलेन सैक। पोलेन जो मेल स्ट्रक्चर है, मेल पार्ट्स है, मेल गैमीट है, वैसे इसमें भरे रहते हैं, उनको इंग्लिश में पोलेन कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, पराग बोलते हैं। ठीक, तंतु यानी फिलामेंट का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन तथा पुष्पदल से जुड़ा रहता है। अब पुष्पासन और पुष्पदल के बारे में पढ़ेंगे। पुष्पासन क्या, पुष्पासन तो समझ में आ रहा होगा, जिस पे पुष्प आसन लगाए बैठा रहता है। तो पुष्प इस तरीके से, देखो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, आसन कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक, ऐसा होगा, उभरा हुआ होगा कुछ, जिस पे फ्लावर रहेगा पूरा। ठीक है, जिस पे ये कलिकाएँ रहेंगी, ये पूरा फ्लावर रहने वाला है ऊपर का। तो इस पुष्पासन को हिंदी बोलते हैं थैलेमस, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी, थैलेमस बोलते हैं, THALAMUS, थैलेमस बोलते हैं। ठीक, चलो यहाँ पे देख लो,
कुछ कह रहे हो कि इंग्लिश क्या लिखते हो आप, समझ में ही नहीं आती है, तो आपको मैं अच्छे से लिख के बता देता हूँ। ये आपका आसन हो गया, ऊपर आपका फ्लावर की ये कैलिक्स हो गया, ये आपका सेपल हो गया, यहाँ पे पेटल निकले रहेंगे आपके, ठीक है, कुछ पेटल पेटल ऐसे निकले रहते हैं पत्ती वो। उसके बाद यहाँ पे मेल फीमेल हो गए, वो एक अलग हो गया। लेकिन जिस पर पुष्प टिका है, जिस पर पुष्प टिका है उसे बोलते हैं थैलेमस। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं थैलेमस, THALA या LLA, कुछ भी लिख लो, दोनों ही सही है। MUS, थैलेमस। थैलेमस पुष्पासन, इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं इसको पुष्पासन, इंग्लिश में कहते हैं थैलेमस, क्या कहते हैं, थैलेमस, ठीक है। तो तंतु समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन तथा पुष्पदल से जुड़ा रहता है। पुष्पदल जो आपने अभी कैलिक्स कोरोला का जिक्र किया, उनसे जुड़ा रहता है, उन्हें पुष्पदल कहा जाता है, ठीक है। बाह्यदल हिंदी में पढ़ा था ना, बाह्यदल, तो उन्हीं से जुड़ा रहता है। पुंकेसरों की संख्या, यानी पुंकेसर की संख्या एवं लंबाई विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न रहती है। जो पुंकेसर होते हैं, यानी जो आपके स्टेमिन होते हैं, जो मेल पार्ट होता है, वो अलग अलग फ्लावर में अलग अलग रहते हैं, नंबर भी अलग अलग रहते हैं, और उनकी संरचना भी अलग अलग तरीके की रहती है। किन्हीं पुष्पों में तो ये बहुत बड़े होते हैं, जो बहुत जल्दी दिख जाते हैं, किन्हीं पुष्पों में ये बहुत अंदर की तरफ रहते हैं, तो बहुत आसानी से नहीं दिखते। तो उन्हीं के बारे में डिफरेंट जो स्पीसीज रहती हैं, जो प्रजातियाँ रहती हैं, उनमें डिफरेंट कार्पेल और स्टेमिन रहते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे स्टेमिन के बारे में बात हो रही है, तो ये स्टेमिन के बारे में बता रहा है, ठीक है। अगर आप 10 पुष्प, वही आगे स्ट्रक्चर वाली बात, अगर आप 10 पुष्पों प्रत्येक भिन्न प्रजाति के एक पुंकेसर को एकत्र करें और उनका स्लाइड पर रखें, तो आप देखेंगे इनका आकार बहुत भिन्न था, ठीक है, जो मैंने आपको भी बताया, जो प्रकृति में विद्यमान है एक विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी से। माइक्रोस्कोप आप लोगों ने देखा होगा, या अगर नहीं देखा है तो इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, एक बार माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर देख लीजिए, जिसे हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। मैं प्रत्येक पुंकेसर का सावधानीपूर्वक अवलोकन तथा स्पष्ट चित्र के माध्यम से विभिन्न पुष्पों के परागकोशों के जुड़ाव एवं आकार की व्यापकता को समझा सकता है। ये उसके जो माइक्रोस्कोप में आपको स्ट्रक्चर दिखेगी, उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया, ठीक। एक प्रारूपिक आवृतबीजी और अनावृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म पॉलन सैक बाइसेक होता है, द्विपालिक तो होता है, जिसे बाइसेक बोलते हैं, ठीक है। 2 सैक बनी थी, आपने देखी थी। एक सैक आपकी कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर थी, सेम आपकी कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर थी, ठीक, जो आपस में कनेक्टेड थी, ठीक है। तो ये एक सेक 1 हो गया, ये दूसरा सेक्शन हो गया, तो बाइसेक स्ट्रक्चर आगे समझ में। तो तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, ठीक है, 2 का जिसे द्विकोष्ठी बोलते हैं। प्रायः एक अनुलंब खाँच प्रवारक कोष्ठ को अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। आइए प्राकोष के एक अनुप्रस्थ काट में विभिन्न प्रकार के ऊतकों यानी टिश्यूज तथा उनके संयोजन को समझते हैं, ठीक है। उनके अब हम स्ट्रक्चर के बारे में समझने की बात कर रहे हैं। एक परागकोश की द्विपालित प्रकृति यानी बाइसेक नेचर, परागकोश यानी पोलन के अनुप्रस्थ काट यानी सेक्शन काटेंगे, अनुप्रस्थ यानी उसका LS से काटेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटेंगे, में बहुत ही पृथक या सुव्यवस्थित होती है, ठीक। परागकोश एक 4 दिशीय चतुष्कोणीय टेट्राड, कैसी है, टेट्राड है, चतुष्कोणीय जिसमें 4 कोण बन रहे हो, तो टेट्राड स्ट्रक्चर होती है, जिसमें 4 कोनों पर लघु बीजाणुधानु समाहित रहती है, जो प्रत्येक पाली में 2 होती हैं, तथा लघु बीजाणुधानु आगे विकसित होकर परागपोटी पोलन सैक बन जाती है। यह अनुलंबत एवं एक परागकोश की लंबाई तक विस्तारित होती है और परागकणों से ठसाठस भरे रहते हैं, जिसमें पोलन भरे रहते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, उसमें इस पूरी लैंग्वेज को उसमें मैं समझाऊंगा, ठीक है, किस तरीके की स्ट्रक्चर रहती है। तो अभी आप पढ़ लो केवल, ठीक है। लघु बीजाणुधानु की, अब देखो, लघु बीजाणुधानु की संरचना एक अनुप्रस्थ काट, एक प्रारूपी लघु बीजाणुधानु बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है। यह सामान्यतः 4 भित्ति परतों से आवृत होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, मिडिल लेयर, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम। अब इनके रोल क्या है, अभी मैं सब कुछ बताऊंगा, जब डायग्राम पे चलेंगे तो पूरा एकदम अच्छे से बताऊंगा। की 3 परतों संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती हैं तथा परागकोश के स्फुटन में मदद कर परागकण अवमुक्त करती हैं। इसकी सबसे आंतरिक परत टेपिटम होती है, यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। टेपिटम की कोशिका सघन जीव द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से भरी जाती हैं और सामान्यतः एक से ज़्यादा
वो सब यहाँ पे हम समझने वाले हैं। एक से अधिक केंद्रकों से युक्त रहती है। जब एक से अधिक न्यूक्लियाई हो तो पॉलीप्लॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो आपने कंसेप्ट को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। से युक्त रहती है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि किस प्रकार से एक टैपिटल कोशिका द्वि केंद्रकीय बन सकती है? ठीक है, वो हम अभी पढ़ेंगे। जब एक परागकोश अपरिपक्व यानी इमेच्योर होता है तब उस घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह, जिसे बीजाणुजनक ऊतक कहते हैं, लघु बीजाणुधानु के केंद्र में स्थित होता है। लघु बीजाणुजनक। अब फर्टिलाइजेशन। अभी ये समझो, हमने क्या देखा कि जो हमारा पॉलेन है जिसमें 2 सैक हैं, जो आपको सैक यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। एक सेकंड, 2 सैक हैं जिसमें एक ये सैक है और एक ये सैक है। एक ये सैक है आपका और ये सैक है। 2 सैक हो गए आपके। ठीक, ये समझ में आएगा। बाइसेक स्ट्रक्चर होगी। परागकण जिसमें पॉलिन ग्रेन भरे हुए हैं, जिसे परागकण बोलते हैं। इस तरीके के पॉलिन रहते हैं। ठीक, वो पाउडर में जिसके बारे में जिक्र कर रहा था, वो इस तरीके, उनकी संरचना देखोगे तो इस तरीके की रहती है। ठीक, अब मैं बात कर रहा था पॉलिन सैक की। ठीक है, तो इसमें एक टेट्राड स्ट्रक्चर रहती है। ठीक, कैसी स्ट्रक्चर ये? टेट्राड स्ट्रक्चर है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। 1 2 3 और 4 चतुष्कोण, ये 4 कोण बना रही है टैपिटम। जिसमें बाहर की तरफ अगर इसका हमने सेक्शन काट के देखेंगे, इसको इधर काट करके उस माइक्रोस्कोप में देखा गया है, तो कुछ इस तरीके की लाइनें दिखाई गई। एक तो आपकी थी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस थी बाहरी लेयर, बाहर त्वचा। ठीक, एक थी इंडोथीसियम, अंदर की वाली लेयर। ठीक, अंदर की लेयर अंतस्थीसियम होगी, जिसे इंडोथीसियम कहते हैं। बाहर की को स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। बाहर की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। और अंदर की बोलते हैं इंडोडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस, इंडोडर्मिस और मिडिल लेयर मध्य परत। और लास्ट वाली को क्या बोलते हैं? टैपिटम। अब टैपिटम है वो आपकी ये वाली स्ट्रक्चर है, ये रही आपकी टैपिटम। ठीक है, प्रत्येक सेल में न्यूक्लियस है। ठीक, अब टैपिटम का काम हमने अभी क्या पढ़ा था कि ये पॉलेन को, ये जो आपकी जो ये वाले जो पॉलेन है, ये रहे पॉलेन, तो इनको फूड प्रोवाइड कराता है, खाना इनको प्रोवाइड कराता है। जैसे अब जिंदा रहने के लिए, पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए हमें कई तरीके से खाने की ज़रूरत होती है। आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, कई लोग तो मतलब घास फूस यही खाते हैं, हरी सब्जियां, साग। जानवर खाते हैं, ह्यूमन खाते हैं, और मनुष्य के बारे में तो क्या ही बात करें, वो तो सब कुछ खाते हैं जो खाने की है वो भी, नहीं खाने की है वो भी खाते हैं। ठीक है, तो जो फ्लावर है आपका, तो जो ये उसकी जो टैपिटम वाली लेयर है, तो उसने जो खाना बना लिया है वो उसी को खाता है। ठीक, टैपिटम का नरिशमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, आपने नर्सिंग देखी होगी। नर्स क्या करती है? हेल्प करती है किसकी? पेशेंट की। किसकी कोई हेल्प करती है? पेशेंट की। तो ये नर्सिंग का ही काम करते हैं, इसीलिए नर्सिंग से ही वर्ड आ गया नरिशमेंट। NOU लिख लो, NOURISH, नॉरिशमेंट, MENT, नॉरिशमेंट। ठीक है, तो नरिशमेंट प्रोवाइड कौन सा टिश्यू कराता है? उसे बोलते हैं टैपिटम। ओके, टैपिटम लास्ट अंदर वाली है लेयर है जिसे टैपिटम बोलते हैं। वो पॉलन को खाना देता है। ठीक, खाना देता है, या जब पॉलन को ज़रूरत होती है खाने की तो वो टैपिटम को ही खाया जाता है। ठीक है, अब मिडिल लेयर आपकी, ये मिडिल लेयर है और ये एपिडर्मिस है, इंडोडर्मिस और मिडिल लेयर। ठीक, आगे देखेंगे लघु बीजाणु जनन। अब ये क्या है? लघु बीजाणु जनन, कुछ इंग्लिश बना सकते हो आप इसकी? बनाओ। हिंदी में तो समझ में, इसको पढ़ करके मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको इंग्लिश में क्या बोलूँ। लघु मतलब माइक्रो या मैक्रो। माइक्रो माने छोटा, मैक्रो माने बड़ा। और बीजाणु मतलब स्पोर, और जनन मतलब माइक्रो या मैक्रो। तो इसको नाम बोलेंगे मैक्रो स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे इसको? मैक्रो, MAC, आप लोग हेडिंग लगा लो इसको, मैक्रो स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इसको? मैक्रो स्पोरेंजियम, RANGIUME, MACRO SPORANGIUM, मैक्रो स्पोरेंजियम। ठीक है,
मेरी स्पेलिंग इसमें मिस्टेक भी हुई है, तो आप लोग मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो MACROSPORANGIUM मैक्रोस्पोरेंजियम। अब मैक्रोस्पोरेंजियम क्या है, इसमें किस तरीके की स्ट्रक्चर्स रहती हैं और क्या क्या इसमें देखते हैं हम वो पढ़ने वाले हैं। जैसे जैसे पढ़ते हैं, चलो हिंदी आप लोग तेज़ पढ़ा करो। जैसे जैसे परागकोश यानी पोलन सैक विकसित होता है, बीजाणुजनक ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन समझते हैं, मियोसिस स्ट्रक्चर कौन से बोलते हैं, मियोसिस MEIOSIS मियोसिस, या रिडक्शन डिवीजन जिसे कहते हैं, जिससे 1 से 4 सेल बनती हैं। एक सेल से कितनी बनती हैं, 4 सेल बनती हैं, उसे रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस कहते हैं। और माइटोसिस से 1 से 2 सेल बनती हैं, ठीक है, एक सेल से 2 सेल बनेंगी, उसे माइटोसिस कहते हैं, ठीक। अर्धसूत्री, अर्ध माने यात्रा, हाँ माइटोसिस ही होगी यहाँ पे। ठीक है, माइटोसिस अर्धसूत्री डिवीजन, अर्ध माने आधा, 1 से 2 सेल बनती है, अर्धसूत्री डिवीजन। नहीं यहाँ पे मैक्रो माइटोसिस होगी, मियोसिस होगी, 1 सेकंड रुकना। ठीक है, क्या होगी आपकी रिडक्शन डिवीजन होगी, यानी मियोसिस होगी, 1 से 4 सेल बनेंगे। जब 1 से 4 सेल बनेंगे तभी यहाँ पे चतुष्टय लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ बीजाणु यानी रिडक्शन डिवीजन द्वारा 1 से 4 सेल बनती हैं, तभी चतुष्टय यानी 4 सेल बनाती है। चतुष्टय की कोशिकाओं में सूत्र गुणता क्या होगी, ठीक है, उसमें क्या क्या वो होंगे, किस तरीके के न्यूक्लियस, प्लॉइडी लेवल उनका क्या होगा, तो बताओ आप लोग, उनका प्लॉइडी लेवल क्या होगा, जो 4 सेल बनी है उनका प्लॉइडी लेवल क्या होगा, तो वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, डिप्लॉइड होंगे या पॉलीप्लॉइड होंगे, वो आपको यहाँ में बताना है, ठीक है। तो आपने कुछ समझ में आया नहीं आया, तो उसमें क्या होगी, हैप्लॉइड लेवल होगी, ठीक है, 1 से 4 सेल बनी है तो आप प्रत्येक सेल कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी, ठीक, न्यूक्लियस कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया। अब आगे चलते हैं, एक सेकंड रुकना। जैसा कि बीजाणुजन स्पोरेंजियम टिश्यू की प्रत्येक सेल एक लघु बीजाणु चतुष्टय यानी जो टेट्राड बनाया था की ग्रोथ में सक्षम होती है, प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। एक पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री यानी रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस होती है। लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणुधानी यानी माइक्रो स्पोरेंजियम मैक्रो स्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्रो स्पोरेंजियम बोलते हैं। जैसा कि लघु बीजाणु संरचना के समय 4 कोशिकाओं से के समूह में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें मैक्रो स्पोरेंजियम टेट्राड या टेट्राड कहते हैं, ठीक है। जैसे ही परागकोश परिपक्व यानी मैच्योर एवं स्फुटित होते हैं यानी फूटता है तब लघु बीजाणु जो हैं, लघु बीजाणु तो पोलन को क्या करेंगे, अब ये रिलीज करते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं और परागकणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु के अंदर कई हजार लघु बीजाणु पोलन निर्मित रहते हैं। पोलन शेक जो परागकोश के स्फुटन के साथ फ्री होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, पोलन बने इस तरीके से, और पोलन को बनने के बाद में वो क्या थी, जो टेट्राड था वो फट गया, तो फटने के बाद में पोलन बिखर गए, ठीक। अब होते परागकण पोलेंस, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर क्या है आपका, परागकण। देखो मुझे डबल मेहनत करनी पड़ रही है। डबल मेहनत किस लिए कि आप कहोगे डबल मेहनत मतलब मुझे इंग्लिश वाली एनसीईआरटी भी साथ में रखनी पड़ रही है, क्योंकि इससे मैं कोई गलत टर्म ना बोलूँ, इससे क्या होगा आपको दिक्कत हो आगे चल के, ठीक है। पता चले मैं गलत हिंदी के चक्कर में मैं इंग्लिश के गलत टर्म बोल के चला जाऊँ, जिससे आपको दिक्कत हो जाए फिर आपको कि हमें क्या पता नहीं क्या पढ़ा दिया, ठीक। तो यहाँ पे परागकण लिखा है, इस पर लिख लीजिए पोलिन ग्रेन। क्या लिखोगे आप, पोलिन ग्रेन, हेडिंग डाल दीजिए जहाँ पे भी परागकण लिखा हुआ है, ये परागकण, यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए आप पोलिन ग्रेन, POLLEN GRAINS। पोलिन अलग लिखोगे, ग्रेन्स अलग लिखोगे, ठीक है। परागकण को कोष्टक में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है पोलिन ग्रेन्स। हेडिंग सुंदर होनी चाहिए, ठीक, जितनी सुंदर हेडिंग होगी उतना ही अच्छा आप समझोगे, ठीक है। अब मेल गैमेटोफाइट्स का प्रतिनिधित्व करता है, जो पोलिन ग्रेन्स थे वो किसका बना था, मेल गैमेटोफाइट्स को बना था। यदि आप
हिबिस्कस साइनेंसिस यानी गुड़हल को देखोगे, हिबिस्कस मतलब इसका गुड़हल का बोटेनिकल नेम दिया गया, ठीक है। या किसी अन्य पुष्प के खुले पॉलन ग्रेन को छूते हो तो आप अपनी अंगुलियों के पीले रंग के पाउडर, जिसका मैंने बहुत पहले जिक्र कर दिया था, पाउडर जैसे परागकणों को पाते हो, ठीक है। एक कांच की स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर उस पर यह परागकण छिड़कें और एक सूक्ष्मदर्शी में देखें। आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की परागकण विन्यास, आकार, शेप, साइज, स्ट्रक्चर अलग अलग रहती है, ठीक है। जो मैं आपको अभी यहाँ पे सारे डायग्राम के बारे में दिखाऊंगा। अभी पहले इसको लैंग्वेज को पढ़ रहे थे, इसको ख़त्म करते हैं। परागकण सामान्यतः गोलाकार यानी स्फेरिकल होते हैं, जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर रहता है। आपको ये व्यास ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। वो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, आपको उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है तो देख लो। इतनी देर से बढ़ा रहे थे ना कि सर उनकी स्ट्रक्चर क्या हो रहती है, उनको इस स्ट्रक्चर को बताओ तो वो 25 से 50 माइक्रोमीटर कितना होता है, एक मेजरमेंट माइक्रोमीटर कितना होता है बताओ, सारे लोग लिख के बताओ। 25 माइक्रोमीटर अगर आप लिखोगे, मैं लिख रहा हूँ, बताना सही है या गलत है। 25 × 10⁻⁻⁶ यही होता है, यही होता है माइक्रो, यस यही होता है, ठीक, माइक्रोमीटर होता है। इसमें सुस्पष्ट रूप से 2 परतों वाली भित्ति होती है। कठोर बाहरी भित्ति को बाह्यचोल कहते हैं, जो कि स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, ठीक है, जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोध कार्बनिक सामग्री बनाती है, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन ज्ञात कार्बनिक ऑर्गेनिक सामग्री बनाती है। यह उच्च ताप तथा सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख टिक सकती है, ठीक है। अब मान लीजिए ये पोलन तो बन गया और बन करके छोड़ भी दिया। अब पोलन रहेगा कैसे, जिंदा कैसे रहेगा? आंधी भी आएगी, बरसात भी होगी, तूफान भी आएगा, सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, और अगर मान लीजिए कहीं केमिकल पड़ा हुआ है उसमें गिर गया तो पोलन अपने आप को ज़िंदा कैसे रखेगा? तो उस ज़िंदा रखने के लिए उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं डिफरेंट तरीके के, जो उसके मॉडिफिकेशन को दिखाते हैं। जो उसको बाहरी अटैक से बचाते हैं। बाहरी अटैक जैसे केमिकल का अटैक हो गया, तो वो सब बचाने के लिए इसकी स्ट्रक्चर होती है। उसकी स्ट्रक्चर में कुछ लेयर्स पाई जाती हैं, तो उन्हीं लेयर का यहाँ पे जिक्र किया गया है, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन बाह्यचोल कहते हैं। अच्छा, हम कहाँ पे थे? जो भी स्पोरोपोलेनिन सम्मुख टिक सकती है। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं पता चला जो स्पोरोपोलेनिन को निम्नीकृत कर सके, यानी स्पोर ऐसा अब तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं पता चला है जो पोलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो बाहरी दीवार है उसको तोड़ सके। अब तक ऐसा कोई एंजाइम पता नहीं चला है, ठीक है। परागकण के बाह्यचोल में सुस्पष्ट द्वारक यानी छिद्र होता है या रंध्र होता है, जिन्हें जनन छिद्र यानी क्या बोलते हैं, जनन छिद्र को, जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, क्या बोलते हैं, जनरेटिव पोर कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, जर्म पोर कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं जिसको, जर्म पोर बोलते हैं, जनन छिद्र कहते हैं, जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होते हैं। परागकण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं क्योंकि उनमें स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति है। बाह्यचोल में प्रतिमानों की एवं डिजाइनों की आकर्षक सारणी रक्तों स्तंभों की पंक्तियाँ प्रदर्शित की गई। क्या आपका क्या विचार है, बाह्यचोल सख्त कठोर होना चाहिए या जनन छिद्र का क्या कार्य है? अब देखो, बाह्यचोल अगर कठोर होगा तो क्या होगा कि मान लो आप पत्थर या ईंट से कूटोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो कैसा होना चाहिए, वो लचीला भी होना चाहिए। पत्थर ईंट से मारोगे तो पैसे भी ख़त्म हो जाएगा वो, ठीक है। तो कैसा लचीलापन उसमें रहना चाहिए, ठीक। और जर्मपोर का काम क्या होता है? अब पोलन में जर्मपोर का काम क्या होता है? जर्मपोर से क्या होता है, जो उसके अंदर जो केमिकल होते हैं वो बाहर रिलीज हो सकें, जिससे जब मैंने बताया था कि पोलन जब स्टिग्मा पर जाकर के अटैच रहता है, स्टिग्मा भूल गए, स्टिग्मा को याद करो, मैंने कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाई थी, उल्टे 3, ठीक, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब मान लीजिए आपका पोलन यहाँ पे आया, तो यहाँ पे जर्मपोर था, तो वो जर्मपोर आकर के केमिकल रिलीज करेगा, इससे आपका स्टाइल खुलेगा। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टिग्मा, STIGM, स्टिग्मा। इसको बोलते हैं स्टाइल, STYLE। इसको बोलते हैं ओवरी, ठीक, ओवरी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। परागकण की अंतर की भित्ति को अंतःचोल,
आंतरिक भित्ति को क्या बोलते हैं? अंतःचोल बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं? इंटाइन, INTINA कहा जाता है। ठीक है, यह एक पतली तथा सतत परत होती है जो सेलुलोज एवं पेक्टिन की बनी होती है। जो इंटाइन होती है वो आपकी सेलुलोज एवं पेक्टिन की बनी होती है। परागकण का जीव द्रव्य जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, परागकण के अंदर एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। जब परागकण परिपक्व होता है उसमें दो कोशिकाएं होती हैं, एक होती है वेजिटेटिव सेल, एक होती है कौन सी? जर्म सेल की। एक होती है वेजिटेटिव सेल, एक होती है जनरेटिव सेल्स। ठीक है, जनरेटिव जननी, जनन कोशिका, जैसे जननी मतलब माता है ना, जो जनन में हेल्प करती है। और एक और दो क्या होती है, तो उसमें दो कोशिकाएं, एक वेजिटेटिव सेल होती है, एक होती है जनरेटिव सेल। ठीक है, कायिक कोशिकाएं यानी जो वेजिटेटिव सेल्स बड़ी होती हैं, जिन्हें प्रचुर खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। जनन कोशिकाएं छोटी होती है तथा कायिक कोशिकाओं के जीव द्रव्य में तैरती है। यह तुर्क आकृति घने जीव द्रव्य और एक केंद्रक वाला होता है। 60% अधिक आवृतबीजी पादपों के परागकण में इस दो कोशीय चरण में झड़ते हैं या संगलित होते हैं। शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा यानी माइटोटिक डिवीजन यानी एक से दो सेल बनती द्वारा विभक्त होकर परागकण यानी पॉलन गिरने के झड़ने से पहले 3 चढ़ी 2 मेल गैमीट को बताते हैं। ठीक है, बनाते हैं। अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी एवं श्वसनीय वेदना पैदा कर सकते हैं, जो कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकार, दमा, श्वसनीय शोथ आदि के रूप में विकसित होता है। यह बताया जा सकता है कि भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाली गाजर घास, जिसे पार्थेनियम कहा जाता है, की उपस्थिति सर्वाधिक हो गई है, जो परागकण एलर्जी है का कारण है। परागकण पोषणों को से भरपूर होते हैं। हाल के वर्षों में आहार संपूरकों के रूप में परागकण गोलियां, टैबलेट्स के लेने का प्रचलन बढ़ा है। पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में पराग उत्पाद गोलियों की एवं सिरप के रूप में बाजार में उपलब्ध है। पराग खपत का यह दावा है कि यह खिलाड़ियों एवं धावकों की कार्यदक्षता को बढ़ाता है। पॉलन जो होते हैं उनको लेने से क्या होता है, आपके अंदर की एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पॉलन ग्रेन के बारे में समझा। आप पॉलन ग्रेन में स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो ये आपका पॉलन हो गया। ठीक है, जल्दी में देखते हैं क्योंकि टाइम बहुत निकल रहा है और टॉपिक पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका पॉलन ग्रेन हो गया। पॉलन ग्रेन बाहरी स्ट्रक्चर को आपने क्या बोला था, किस केमिकल से बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन, SPORO, स्पोरो POLANIN, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। आज तक ऐसा कोई एंजाइम पता नहीं चला है जिसको डिग्रेड कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें एक छिद्र होता है जिसे जनरेटिव पोर बोलते हैं। ठीक है, जर्म पोर से बोलते हैं। ठीक, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है जो इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, इसी ये सुरक्षित रहते हैं हमेशा और बचे रहते हैं। ठीक है, अब बाद में बात आती है कि ये है आपका जर्मपोर, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। ठीक, अंदर की जो लेयर है उसे क्या बोलते हैं? इंटाइन बोलते हो। ठीक है, इंटाइन। और बाहर की लेयर को क्या बोलोगे? एक्साइन। बाहर की लेयर को क्या बोलोगे आप? एक्साइन, EXI यानी। अंदर की लेवल को लेयर को क्या बोलोगे आप? इंटाइन, INTINE, इंटाइन। ठीक है, एक्साइन इंटाइन किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन केमिकल की बनी होती है। ठीक है, अब इसमें एक तो आपको रसधानी जैसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म, और ये क्या आपका न्यूक्लियस। ठीक, इसमें पॉलन ग्रेन में तो इस एसीमेट्रिक तंतु यानी जो डिवीजन होता है ना, तो डिवाइडिंग जो फिलामेंट रोल प्ले करते हैं वो है। अब इसमें दो तरीके की सेल होती है, एक होती है वेजिटेटिव सेल, एक होती है जनरेटिव सेल। ये होगी आपकी वेजिटेटिव सेल। कायिक कोशिका, कायिक मतलब वेजिटेटिव, VEGETATIVE, VE 22 नंबर वाली VEGETATIVE वेजिटेटिव कोशिकाओं को सेल। ठीक है, ये आपकी वेजिटेटिव सेल हो गई, ये रही। और ये आपकी जनरेटिव सेल हो गई, GENERATIVE। ठीक है, ये आपकी जनरेटिव जनन कोशिकाएं होंगी। ठीक है, तो ये इसमें तैरती रहती हैं। ठीक, एक प्राकृत चक्र का डायग्राम देखोगे तो कुछ इस तरीके से रहता है। हमने पढ़ लिया, यहाँ तक आप आ गए तो आप इसको भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इनको प्रिजर्व करने के लिए कितने डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत होती है? 196 की। एक सेकेंड, 196 डिग्री नाइट्रोजन पे आप फ्रीज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको प्राकृत मतलब फ्रीज करने हैं, आपको रखने हैं अगली प्रजाति में फर्टिलाइजेशन कराने के लिए, तो आप इनको -196 डिग्री सेल्सियस पर रख सकते हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में। इस तरीके से ग्रुपी जैंडधानु तथा एम्ब्रियो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनके बारे में हम अगली क्लास लेकर के आएंगे।
इस तरीके से अगला हमारा हेडिंग है द पिस्टिल, मेगा स्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक। ठीक है, स्पेलिंग लिख लो अभी से इसकी। द पिस्टिल PISTIL, मेगा स्पोरेंजियम MEGASPORANGIUM, मेगा स्पोरेंजियम क्वेश्चन को लिख लो जिसे ओव्यूल कहते हैं, एंड एम्ब्रियो सैक EMBRYOSAC। ठीक है, तो कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने आज पोलन के बारे में पढ़ा कि मेल ऑर्गन जो होता है उसे पोलन कहते हैं, उसको फ्रीज करना। चलो हम उसको भी कवर कर लेते हैं, कितना है यही। ठीक है, जब क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे तो उसको भी कवर कर लेते हैं। क्या ही है ये, प्रागड़ जब एक बार झड़ते हैं तो ये अपनी जीवन क्षमता, अंकुर क्षमता खोने से पहले वर्तिका के ऊपर गिरते हैं, जिसे हमने स्टिग्मा कहा था। स्टिग्मा को हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं, जहाँ यदि आवश्यकता हुई तो निषेचन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। आपके विचार से प्राकड़ में जीवन क्षमता कितने समय तक रहती है, बताओ सोच के। मान लीजिए वो फटे, मेगास्पोरेंजियम फटा, और फटने के बाद में पॉलन रिलीज हुए, तो कितने समय तक जीवित रह सकते हैं बाहर, बताओ अपने माइंड में सोच के। कौन सा प्राकड़ कितने समय तक जीवन क्षम रहता है। बहुत विविधताएँ पाई जाती हैं, बहुत हद तक ये विद्यमान तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। तापमान कितनी है और आर्द्रता, आर्द्रता समझते हो, जैसे बोलते हैं आद मतलब नमी, आर्द्रता मतलब नमी पर निर्भर करता है। ठीक, कुछ अनाजों जैसे धान एवं गेहूं में प्राकड़ अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी 30 मिनट में ही खो देते हैं। ठीक है, 30 मिनट में इनके प्राकड़ अपनी लाइफ टाइम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद में वो क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं। जबकि गुलाब यानी रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी आदि कुछ सदस्यों से में प्राकड़ों का जीवन क्षमता महीनों तक बनी रहती है, बहुत सारे महीनों तक इस फैमिली के मेंबर में। जैसे गुलाब में, दालों में, आलू में, इसमें क्या होती ये उनकी फैमिली के नाम है सोलेनेसी। आलू आपके सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, दालें आपकी लेग्यूमिनेसी से कुछ दालें, और गुलाब जो रोजेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, सदस्यों में प्राकड़ की जीवन क्षमता महीनों तक बनी रहती है। आपने शायद सुना हो कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए मानव सहित बहुत से जानवरों के वीर्य शुक्राणु का भंडार किया जाता है। बहुत सी प्रजाति में प्राकड़ों को द्रव्य नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस में कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। इस प्रकार से भंडारित पराग का प्रयोग बीज भंडार बैंक की भांति भंडार बैंकों के रूप में फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जा सकता है। अब ये लाइन आपको समझ में नहीं आई होगी, अब मैं आपको समझाता हूँ। आप गांव में रहते हो, तो आपने देखा होगा कुछ डॉक्टर आते हैं, जो आपकी गाय होती है, भैंस होती है, उसमें कहते हैं कि सीमेन का प्रयोग करते हैं। सीमेन, SEMEN, ठीक है, सीमेन का प्रयोग करते हैं। तो उनके पास एक जो डब्बा रहता है, तो वो डब्बे में क्या एकदम से वो जब वो खोलते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, तो उसमें भरी रहती है भैया लिक्विड नाइट्रोजन। क्या भरा रहता है उसमें, लिक्विड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है। नाइट्रोजन क्या है, गैस है अपने आप में। जब उसको ठंडा कर करके इतना ठंडा कर दिया जाता है कि वो गैस वाली स्टेज में आ जाता है, मतलब लिक्विड वाली यानी जलीय अवस्था में आ जाता है। और उसको नॉर्मल टेम्परेचर कितना है आपका, 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर बताया गया है। और अगर उसको आप ठंडा कर करके ले आए -196 डिग्री सेल्सियस पे, तो जब आप 196 डिग्री सेल्सियस पे लेकर आओगे तो क्या होगा, वो जमने लगेगा। और जैसे इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में आता है तो वो उड़ने लगता है, गैस लाइक गैस में उड़ने, तो बहुत ही मतलब गैस ही गैस हो जाती है ना। आपने देखा होगा जब वो उसमें से सीमेंट निकालता है, वो उसी में रखता है सीमेंट को, क्यों, बाहर भी तो रख सकता था, ऐसा क्यों करता है, सोचो, कहीं वो ख़राब ना हो जाए। क्यों रखता है, इसलिए क्योंकि वो ख़राब ना हो जाए। बाहर रखेगा तो वो उसके ख़राब होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे ही पोलन को आप -196 डिग्री सेल्सियस पर कई वर्षों तक प्रिजर्व करके रख सकते हो। ठीक, अब आपने देखा कि गेहूँ और धान के पोलन 30 मिनट के बाद ख़त्म हो जाते हैं, आप उन्हें नहीं बचा सकते। लेकिन अगर आप उनको प्रिजर्व कर सकते हो तो हम 196 डिग्री से 30 मिनट के अंदर 196 डिग्री सेल्सियस आप प्रिजर्व कर लो कई वर्षों तक। ऐसे ही कुछ फैमिली के नाम बताए थे यहाँ पे, सोलेनेसी, रोजेसी और लेग्यूमिनेसी। ये फैमिली क्या है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सोलेनेसी से आपका आलू, बैंगन, टमाटर, ये सोलेनेसी फैमिली के मेंबर हैं। ठीक है, और आपकी दालें हैं और लेग्यूमिनेसी, जिन्हें पोएसी फैमिली, फेवेसी, लेग्यूमिनेसी, फेवेसी, पोएसी अलग फैमिली, लेग्यूमिनेसी के मेंबर हैं। ठीक,
और आपका रोजेसी जिसमें गुलाब है, गुड़हल है, ये सब इसकी मैम है। ठीक। अब आपने पोलन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, पोलन की स्ट्रक्चर क्या होती है। अब आप कल वाला रिवाइज करेंगे पहले, उसके बाद ये क्लास लेंगे। क्लास लेने के बाद में आपके मन में जो भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। आप कमेंट करोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट में हाँ नहीं लिखना है, कमेंट में यस सर नहीं लिखना है, कमेंट में एक अच्छा सा डाउट लिखो जिससे मैं और अच्छे से आपको समझा सकूं। मेरी भाषा आपको समझ में नहीं आ रही हो, है ना, कि जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा हो, या मतलब क्लास ही समझ में नहीं आ रही हो, तो वो अपने डाउट लिख के जाओ। अगर आप बड़ा थैंक यू सर लिख के जाओगे, थैंक यू भी लिख सकते हो, वो लिख के जाओगे तो वहाँ पे मैं ये समझूंगा ठीक है बच्चों को समझ में आ रही है, एवरेज क्लासेस चल रही है। अगर आपको मज़ा आ रहा है, सिंपल भाषा में, आपकी ही भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ और आपको मज़ा आ रहा है, तो आप ज़रूर लिख के जाओगे सब। ठीक है। और आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो वो लिख के जाओ, जिससे मैं जब भी आपकी डाउट क्लास लूँ या लाइव क्लास, लाइव क्लास ये एक तरीके की आपकी डाउट क्लास है। ठीक। तो जब भी मैं आपकी डाउट क्लास लूँ तो वहाँ पे मुझे पता चले कि हाँ बच्चों का ये डाउट है, और तो आप पहली बात तो आप आते ही नहीं हो लाइव में। आप लोग लाइव में आओगे, शाम को 7:30 बजे लाइव स्टार्ट होती है, आप लोग लाइव में आओ, अपने वहाँ डाउट बताओ, वहाँ मैं आपकी डाउट क्लियर करूँगा सब कुछ। तो आप बहुत अच्छे से बायोलॉजी में अपनी रुचि पैदा कर सकते हो। मुझे लगता है कि आप मेरी अगर इस पहला एक चैप्टर आप मेरे से पढ़ लोगे ना, पूरा चैप्टर जब भी आप मेरे से पढ़ लोगे तो आपकी रुचि इतनी बढ़ जाएगी बायोलॉजी में, आप एक एक चीज़ जानने की कोशिश करोगे फिर, कि सर ये क्या होता है, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, यही क्यों होता है, अगर ऐसा हुआ तो कैसे होगा फिर। ठीक है, बायोलॉजी में आपकी रुचि पैदा हो जाएगी, फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगेगा। और आप सवाल पूछो, जितने सवाल पूछोगे उतने ही अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप यस सर करते रहोगे तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं समझा पाऊँगा, फिर तो मुझे लगेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हो। ठीक है। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपके घर का, आप अपना बड़ा भाई कह सकते हो कि बड़ा भाई है, बड़े भाई से सवाल जवाब होते रहते हैं, तो सवाल जवाब किया करो मेरे से ज़्यादा सवाल जवाब करो। ठीक है। और अपने दोस्तों को बताओ कि लाइव में जुड़ें, यूट्यूब चैनल उनके फ़ोन लेकर के सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। अगर वो नहीं आ रहा है तो उससे कहो कि भाई आ क्लास ले, अभी वो प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है तो उसको कहो कि क्लासेस ही हमेशा अवेलेबल हैं, बोर्ड एग्ज़ाम 2027 होने से पहले ले लो। ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है क्लासेस आपकी, तो आप लोग इन्जॉय करो बहुत अच्छे से। और क्लासेस इन्जॉय करते करते क्वेश्चन प्रैक्टिस मत भूल जाना, कि मैंने जो प्रॉमिस किया था, आपकी 5 दिन क्लास आएगी, 2 दिन आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखे जाएंगे। ठीक है। जो 2 दिन आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखे जाएंगे, उन 2 दिनों में आप मेडिकल से रिलेटेड अपने ईपी बोर्ड के जो कुछ 5 क्वेश्चन आते हैं ना, MCQ, 5 क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय है, 1 से 4 4 विकल्प रहते हैं जिनमें, वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उसमें। ठीक है। साथ ही साथ में आपको अपने टीचर जो आपके कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उनके सामने यहाँ से पढ़ के जाओ और उनके सामने क्वेश्चन दागो, फिर देखो आप मुझे, और वो क्वेश्चन ना बता पाए वहाँ से क्वेश्चन लेकर के आओ, आप मुझसे पूछो, यहाँ से पढ़ के जाओ, क्लासेस में डिस्कस करो। अगर आप चुपचाप बैठे रहोगे, कुछ पूछोगे नहीं, क्लास में कुछ बताओगे नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ इन क्लास का आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। ये क्लास आपको तभी बेनिफिट होगी जब अपने दोस्तों में चर्चा करोगे। जैसे ही आपका लंच हो गया, अपने दोस्तों से चर्चा करो, एक स्कूल में फ्लावर है, कोई सा फ्लावर तोड़ लो, फिर उसका डिसेक्शन करके बताओ। डिसेक्शन किसे कहते हैं समझते हो ना? डिसेक्शन किसे कहते हैं? फ्लावर की पहले बाहर वाली पत्तियाँ हटाओ जो हरे कलर की होंगी, उन्हें हमने क्या नाम दिया था? सेपल नाम दिया था। कलर ग्रीन इस कलर, जिस कलर का फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है, तो जो पत्तियाँ हैं उन्हें क्या हो गया? पेटल कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? पेटल बोलते हैं। ठीक। अब अंदर की तरफ धीरे धीरे जाते जाओगे, पत्ती जो, कोशिश करना आपके पास चिमटी हो, चिमटी नहीं है तो उंगली से भी उखाड़ सकते हो। ठीक है। उखाड़ने में तो माहिर हो ही, तो उंगलियों से कोशिश कर लेना। ठीक है। उसके बाद में आप मेल पार्ट और फीमेल पार्ट देखने की कोशिश करो। जब भी आप फ्लावर तोड़ो तो उसमें समझो कि थैलेमस क्या है और कहाँ पर प्रेजेंट है। गुलाब का फूल लो या गुड़हल का फूल लो, तो उसमें जो डंठल है जो पौधे से लगा हुआ है उसे क्या बोलते हैं?
उसे क्या बोलते हैं, पेडिसिल। क्या बोलते हैं उसको, पेडिसिल, PEDICLE, ठीक है। तो पेडिसिल के ऊपर जो आसन लगा हुआ दिखाई देगा आपको, जिस पे फ्लावर प्रेजेंट है, विद्यमान है, मौजूद है, तपस्या कर रहा है अपनी, तो उसको बोलते हैं आप क्या, थैलेमस। तो पेडिसिल, फिर थैलेमस पे आओगे, उसके बाद में ग्रीन ग्रीन छोटी छोटी पत्तियां दिखाई देंगी, उन्हें बोलते हैं कैलिक्स यानी सेपल। क्या बोलते हैं, सेपल। हिंदी में कहेंगे तो बाहदल, ठीक। फिर दिखाएंगे आपको दल, जिस कलर का फ्लावर है वो, जिन्हें क्या बोलते हैं आप, पेटल बोलते हो। फिर अंदर जाओगे तोड़ोगे तो आपको दिखाई देगा मेल पार्ट, जिसे क्या बनेंगे, स्टेमन बोलोगे, ठीक। फिर और अंदर देखोगे तो आपको एक फीमेल पार्ट दिखाई देगा, जिस तरीके का मैं आपको डायग्राम बना करके दिखाता रहा हूँ, वो दिखाई देगा, जिसे बोलेंगे क्या, गाइनोसियम या कार्पेल। क्या बोलते हैं उसको, कार्पेल या गाइनोसियम। मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टेमन या एंड्रोसियम, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो फ्लावर का पहले तोड़ो और अपने दोस्तों के साथ में उसका डिसेक्शन करके दिखाओ, डिसेक्शन करके दिखाओ, जैसे ऑपरेशन करते हैं ना, तो वही ये यहाँ पे डिसेक्शन वर्ड दिया गया, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपने क्लास को एंजॉय किया, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ लाइव में ज्वाइन ज़रूर करें 7:30 बजे, टाइम का ध्यान रखें। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।